हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर किया करें। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके बारे में आप सभी को लास्ट में हम संपूर्ण व्याख्या देंगे कि भारत का जम्मू कश्मीर जो भाग है उस पर जो है चीन और पाकिस्तान का कब्जा कितना है, इसके बारे में हम आपको लास्ट में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो पहला प्रश्न हो जाता है करंट अफेयर का, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान मिला है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में यह जो है लिस्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? यह जारी किया जाता है जर्मन वाच संस्था जारी करता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? जर्मन वाच संस्था जारी करता है। इसमें जो है इस रिपोर्ट में क्या बात कही जाती है? इस रिपोर्ट में बात कही जाती है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कौन से देश कितने सफलतापूर्वक जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तो इसमें जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और आपका तीसरे स्थान पर, इन 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है, इसमें कोई देश नहीं है। अगर पूछे आपका भारत किस स्थान पर है, तो भारत आपका है 7वें स्थान पर। ठीक है, और डेनमार्क 4थे स्थान पर है, एस्टोनिया 5वें पर है और फिलीपींस जो है आपका 7वें स्थान पर है। चौथा यानी कि आप कह सकते हैं चौथा जो है, चौथा देश डेनमार्क, ये पहले स्थान पर हो सकता है, लेकिन अगर लिस्ट में देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे में कोई देश नहीं है। चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, 6ठे पर फिलीपींस और 7वें पर अपना भारत। अगर 2022 में पूछे कि भारत जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किस स्थान पर था, तो 2022 में भारत जो है 8वें नंबर पर, 2023 में 7वें नंबर पर। अगर जो है अंतिम स्थान पर पूछे कौन है 2023 में, तो 67वें स्थान पर है सऊदी अरब। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 161वें स्थान पर भारत किस इंडेक्स में है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वां। 126वें स्थान पर किस में है? तो शांति यानी कि पीस और खुशहाली यानी हैप्पीनेस, दोनों इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है मेसी को। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल भारत के शहर है कोझिकोड जो कि केरल में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? यानी कि बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, उन्हीं को बोलते हैं बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6वां। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 2022 के अंत में ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अब इसको देखते हैं कि जो ATP है यह टेनिस का एक रैंकिंग होता है, इसमें जारी किया गया है। टेनिस के ATP रैंकिंग में यानी कि जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीतता है उसी को जो है ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया जाता है। तो इसमें जो है मेल का और फीमेल दोनों का देखेंगे कि जो है ATP की रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है। तो नोवाक जोकोविच को पहला स्थान मिला है। इन्होंने 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम? तो 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं 2023 में। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और USA ओपन इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो ये 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं 2000, मतलब अभी तक इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीता है। एक बचता है आपका कौन सा? एक बचता है आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और USA ओपन, और चौथा आपका यहाँ पर है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन कौन जीते हैं?
तो यह जीते हैं कार्लोस अलकराज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रश्न का जो है एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मेल में किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को। और फीमेल में पूछे तो किसे मिला है? तो यह मिला है ईगा स्विएटेक को। ईगा स्विएटेक किस देश की हैं? तो यहाँ है पोलैंड की, ठीक है। ईगा स्विएटेक ने कौन सा ओपन जीता है? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। इनकोर ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो इनकोर ऐप लॉन्च किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी आपको पता है कि 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, तो उसकी देखरेख के लिए, वोटिंग का और सब कुछ निर्णय से लेकर उसका परिणाम घोषित तक करने के लिए इनकोर ऐप लॉन्च किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा आपका जो फिलिस्तीन और इजराइल के पास विवाद बना है उसके बारे में बात हो रही है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के समझौते पर किसने वीटो किया है? यानी किसने युद्ध विराम के समझौते को नकार दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए ने। अब देखते हैं इसकी व्याख्या, यूएनएससी, ठीक है, इसकी व्याख्या हो जाती है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका हो जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह जो है यूएनओ का एक भाग है। यूएनओ में कितने भाग होते हैं? तो यूएनओ में 6 भाग होते हैं टोटल, उसी का एक भाग है यूएनएससी, ठीक है। यूएनएससी में जो है टोटल 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। 5 जो है अस्थायी होते हैं, जबकि 10 जो है अस्थायी देश इसमें शामिल होते हैं। जो 10 अस्थायी देश शामिल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें अस्थायी कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, चीन, यूके यानी ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होता है। किसी भी बिल को नकार देने की इनके पास जो है वीटो पावर होती है। अगर ये किसी भी बिल पर अगर बोल दे कि ये हमें मंजूर नहीं है तो यह बिल जो है पास नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो 5 जो अस्थायी देश है यूएनएससी के वो कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, चीन, यूके, फ्रांस, इन्हीं के पास वीटो होती है। तो अभी हाल ही में यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी ने एक आर्टिकल यानी एक बिल लेकर आए थे। किस नंबर का? तो 99वें नंबर का एक बिल लेकर आए थे। और कौन लेकर आया था बिल? तो एंटोनियो गुटारेस लेकर आए थे, जो वर्तमान में यूएनओ के जो है हेड हैं, ठीक है। इन्होंने एक बिल लेकर आया था और इन्होंने कहा कि जो इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर आक्रमण किया जा रहा है उससे जो है गाजा पट्टी के लोग जो है बहुत ही परेशान हैं और 10 में से 9 लोग भूखे सो रहे हैं और वो भय में जी रहे हैं कि कभी भी उन पर इजराइल के द्वारा आक्रमण हो सकता है। तो यह बिल में, इस 99वें बिल में यही बात कही गई है। और यह जो है जैसे इन्होंने पेश किया किसने? एंटोनियो गुटेरस ने। कहाँ पर? यूएनओ में पेश किया। तो अमेरिका ने इस पर तुरंत वीटो लगा दिया कि मैं इस बिल को मानने से इनकार करता हूँ, ठीक है। तो यह बिल जो है रद्द हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गाजा पट्टी पर युद्ध विराम के समझौते पर किसने नकार दिया? तो यूएसए ने, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूएसए। अब देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 6 अंग हैं। 6 अंग में से 5 अंग जो हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक संस्था हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, जो कि नीदरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो यह है साब कंपनी। नेक्स्ट है, 37वां राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। हमारा चौथा प्रश्न हो जाता है, 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 मेजबान देश कौन सा है? तो 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। और यह भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन है? होस्ट कौन है? तो भारत है। और यह इसमें भारत पहली बार इसका होस्ट है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यशोभूमि सेंटर, जो कि नई दिल्ली में है। और यहीं पर जो है P20 पार्लियामेंट सम्मेलन भी हुआ था। कहाँ पर? यशोभूमि में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? यशोभूमि सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है। और क्रम कौन सा है? तो 27वें क्रम का आयोजन है इस बार। एक और याद रखेंगे, अभी हाल ही में यशोभूमि पर ही भारतीय कला
वास्तुकला और डिजाइन सम्मेलन का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखेंगे। 2023 में भारत जो है किस किस संगठन का होस्ट रहा है? 2023 में, ठीक है। इंडिया 2023 में किसका होस्ट रहा है? इंटरपोल की 90वीं बैठक का होस्ट रहा है। और जो है अभी हाल ही में 91वीं इंटरपोल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 91 नंबर का किया गया है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत जो है इंटरपोल की होस्ट रहा है। SCO 2023 का होस्ट रहा है। G20 का होस्ट रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट रहा है और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी होस्ट रहा है। और लास्ट में आप याद रखेंगे वासेनार सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं डेविड कैमरून। जबकि ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं जेम्स क्लेवर्ली, जो कि सुएला के स्थान पर इन्होंने गृह मंत्री पद का गृह मंत्री पद पर स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 मनाया गया है 10 दिसंबर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को UNO में मानवाधिकार घोषणा पत्र शामिल किया जाता है, यानी कि इसको घोषित किया जाता है UNO में मानवाधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। और इस बार जो है 10 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो रखी गई है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। यह इसकी थीम रखी गई है। और अब की बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की कौन सी वर्षगांठ है? तो 75वीं वर्षगांठ है, क्योंकि आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र कब आया था? 1948 से लेकर 2023 तक 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब देखते हैं कि भारत में NHRC, ठीक है, भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया जाता है और किसकी सिफारिश पर किया जाता है? यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह जो है किसकी आयोग पर स्थापना किया जाता है? तो रंगनाथ मिश्रा के आयोग पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की जाती है। NHRC एक संवैधानिक आयोग है, तो आप कहेंगे नहीं, यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि वैधानिक आयोग है। इसके लिए जो है पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था। एक्ट का नंबर है, एक्ट आया था कब? 1993 ईस्वी में। इसी के एक्ट के माध्यम से जो है NHRC की स्थापना की जाती है 1993 में, ठीक है। इसके जो है NHRC के पहले हेड कौन बनाए गए थे? तो रंगनाथ मिश्र, यानी कि रंगनाथ मिश्र बनाए गए थे। वर्तमान में NHRC के हेड कौन है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अब देखते हैं एक और 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यह मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्स प्रशिक्षण संस्थान, इन दो संस्थाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिनमें से जो है 3 राज्यों के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। मिजोरम में कौन बने हैं? तो मिजोरम का पार्टी था जिसने चुनाव जीता है, जोरम पीपुल्स पार्टी ने चुनाव जीता है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मिजोरम में मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा, ठीक है। मिजोरम में जो है टोटल 40 सीट थी, जिनमें से 27 सीट किसने जीता है? जोरम पीपुल्स पार्टी ने, और अपना CM बनाया है लाल दुहोमा जी को, ठीक है। वो तेलंगाना के नए CM कौन बनाए गए हैं? रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस ने यहाँ पर सीट जीती थी। 119 सीट में से 64 सीट में कांग्रेस ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है टोटल 90 सीट थी, जिनमें से 54 सीट किसने जीती है? बीजेपी ने। और अभी हाल में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के CM किसे बना दिया है? तो छत्तीसगढ़ के CM बने हैं विष्णुदेव साय। और इन्होंने किस सीट से चुनाव जीता था? तो कुनकुरी सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। और जो पूर्व CM थे, कहाँ के, मतलब बीजेपी के जो पूर्व CM थे रमन सिंह, इन्हें क्या बना दिया गया है? विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है रमन सिंह को। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की जाती है? तो 2000 में जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है। और छत्तीसगढ़ किससे काटकर बनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश से काटकर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक फेमस नृत्य है जिसका क्या नाम है? पिंडवानी नृत्य। और इसकी जो है फेमस कलाकार कौन है? तो तीजन बाई है। GI टैग प्राप्त बकथॉर्न का संबंध किससे है? बकथॉर्न का संबंध किससे है?
लद्दाख से है, और बख्तारन को क्या कहते हैं, लेह बेरी भी कहते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है आलोक शर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। 26वें क्रम की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार के जिले पटना में। ठीक है, अब देखते हैं रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना होती है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर रीजनल काउंसिल की स्थापना होती है। इसमें जो है 5 रीजनल काउंसिल बनाया जाता है, कब, 1956 में। कौन कौन से, तो आपका एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, जो नॉर्थ में है तो इसका रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, और जो पूर्व में है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और जो साउथ में है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और जो वेस्ट यानी पश्चिम में है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एक मिडिल में है, तो इसका मिडिल रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और एक की स्थापना की जाती है 1971 में, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल यानी कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के 26वें क्रम की बैठक कहाँ की गई, पटना में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रीजनल काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री, जो कि अमित शाह जी हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, और इसमें जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसमें शामिल है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल आपका मतलब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलांग, जो कि मेघालय में है। और बाकी के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नॉर्थ का मैंने बताया साउथ, नॉर्थ का दिल्ली में है, ईस्ट का कोलकाता में है, साउथ का चेन्नई में है, वेस्ट का आपका मुंबई में है, और मिडिल का कहाँ पे है, प्रयागराज में, और जो नॉर्थ ईस्ट है इसका कहाँ पे है, शिलांग में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 8वां प्रश्न, हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है, तो किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू करी है, तो तेलंगाना ने शुरू करी है। आपको अभी मैंने बताया कि तेलंगाना के सीएम कौन बने हैं, तो तेलंगाना के सीएम बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कहाँ से संबंधित है, इनका संबंध है किस पार्टी से, तो ये कांग्रेस के सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 योजना शुरू करी है, महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना। महालक्ष्मी योजना में किस प्रकार की लाभ दी जाने वाली है, तो बसों में जो है महिलाओं को फ्री यात्रा यानी कि निःशुल्क यात्रा दिया जाएगा, और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना में तेलंगाना के जो लोग हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है लंदन में, और अब की बात जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का होस्ट देश कौन होगा, तो अपना भारत होगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजन किया गया, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 9वां प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल्स कप 2023 का विजेता कौन है, तो एडमिरल कप 2023 का विजेता है इटली। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, एडमिरल कप 2023, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेलिंग रेगाटा। सेलिंग रेगाटा का मतलब होता है नाव प्रतियोगिता में। इसका आयोजन किसने किया, तो नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया है भारतीय नौसेना अकादमी ने। इसका होस्ट राज्य कौन सा है, तो केरल है। केरल में कौन सा जिला, तो एझिमाला जिला में एडमिरल कप 2023 का आयोजन किया गया है, और इसका होस्ट मतलब आयोजनकर्ता कौन है, तो भारतीय नौसेना है। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें विजेता टीम कौन है, इटली, और उप विजेता भारत है। और एडमिरल कप यानी सेलिंग रेगाटा कप का आयोजन कब मतलब इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी, तो 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है A23A क्या है, यह एक विशाल हिमखंड है जो कि यूके यानी ब्रिटेन से आकार में देखा जाए तो 2 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अभी हाल में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह, और फिक्की की स्थापना कब की जाती है, 1927 में। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो यह मिला है पॉल लिंच को। इनके किस उपन्यास के लिए, तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार भारत ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं
पुनर्गठन यानी संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखते हैं कि अमित शाह जी ने अभी लोकसभा में एक बिल पेश किया है। ठीक है, एक बिल पेश किया है, दो संशोधन इसमें किए गए हैं। जो बिल पेश किया गया है उसमें 2 संशोधन बिल पेश किया गया है, जो कि कहाँ पर, लोकसभा में, और लोकसभा से यह पास हो गया है। अमित शाह जी द्वारा एक बिल पास किया गया था, उसमें 2 संशोधन किया गया है, जो कि लोकसभा से तो पास हो गया है। और इसमें 2 संशोधन क्या क्या किया गया है उसके बारे में बता देते हैं। तो जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है वह किस राज्य से यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो है पहला जो संशोधन बिल है उसमें पहली बात कही गई है आरक्षण की, और दूसरी बात की गई है पुनर्गठन की। जैसा कि आपको पता है कि पीओके जो है कब्जे में है किसके, पाकिस्तान में। तो इसमें जो है आरक्षण बिल में क्या कहा गया है, तो पंडित जो कश्मीरी पंडितें हैं उनको अधिकार दिलाना। और पहले जो है यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की टोटल 107 सीट थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 114 कर दिया गया है। और पहले जो है मनोनीत सदस्य कितने थे, तो जम्मू कश्मीर में पहले मनोनीत सदस्य 2 थे, अभी जो है बढ़ाकर उनकी संख्या 5 कर दी गई है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट क्या है, पहले मतलब एससी और एसटी के लिए 7 सीट आरक्षण मतलब आरक्षित कर दी गई है, और एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, पहली बार यह आरक्षण इसमें किया गया है जम्मू कश्मीर में। यानी एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीट पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, मैंने क्या बताया था कि टोटल कितनी सीटें हैं, 114 सीटें हैं विधानसभा की। अगर 114 सीट है तो जम्मू में कितनी सीटें हो जाती हैं, तो जम्मू में 53 सीटें हो जाती हैं और कश्मीर में 47 सीटें हो जाती हैं 114 में से। तो टोटल हो जाती हैं 53 और 47 कितनी सीट हो गई, 90 सीट। तो बची जो 24 सीटें हैं वह जो है अभी जो है निर्धारित कर दिया गया है कि 24 सीटें जो है कहाँ पर होंगी, तो पीओके में है। लेकिन अभी पीओके किसके अंतर्गत आ रहा है, मतलब किस पीओके पर किसका अधिकार है, तो पाक का अधिकार है, यानी पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा है कि जो है 53 सीट जम्मू कश्मीर के लिए है, कश्मीर के लिए 47 सीट है, और 24 सीट किसके लिए है, पीओके के लिए है, जो कि हम भविष्य में पीओके को लेने वाले हैं। अब देखते हैं, हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा समय थोड़ी जल्दी समझाएंगे क्योंकि वीडियो करंट अफेयर के लिए बड़ी बन रही है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर का मैप बना के रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में और कौन सा चीन के अंडर में है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है, आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, ये वाला जो इतना है, इतना मतलब अंडर वाला, ये भारत के कब्जे में। ठीक है, तो ये पूरी भारत के कब्जे में है इतना। और यहाँ पे जो ये छोटा सा दिख रहा है भाग, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये भाग कौन सा है, तो ये सियाचिन है। ये भी आप याद रखेंगे, सियाचिन है, इस पर भी किसका अधिकार है, भारत का। तो सियाचिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाचिन जो है किस घाटी में स्थित है, तो नुब्रा घाटी में, नुब्रा यानी UBRA, नुब्रा घाटी में स्थित है। कैसे याद करेंगे, सियाचिन जैसे ना खत्म हो वहीं से ना से इस ना को कनेक्ट कर लेंगे, सियाचिन नुब्रा, सियाचिन नुब्रा, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो सियाचिन पर किसका अधिकार है, भारत का, और यह विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है सियाचिन। इसके बाद में ये पूरा एरिया किसका हो जाता है, यहाँ तक। ठीक है, ये भारत का ही है, लेकिन इस पर जो है अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है चीन का। तो इसे क्या कहते हैं, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके कब्जे में है, तो यह चाइना के कब्जे में है। जबकि इधर से यहाँ तक लेकर किसका कब्जा है, तो इधर से यहाँ तक लेकर है किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा। ठीक है, तो इस पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। इसे क्या कहते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं POK, यानी कि इस लाइन से इधर पाकिस्तान, इस लाइन से इधर चीन का। तो इस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जबकि इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये क्षेत्र हो जाता है पाकिस्तान का। लेकिन इसके लिए भारत ने कितनी सीटें रिजर्व करी हैं, तो 24 सीट। ठीक है, 24 सीट पीओके के लिए भारत ने रिजर्व करी है। अब बचता है ये क्षेत्र, ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र भी भारत का है। लेकिन 1965 के युद्ध में जो है पाकिस्तान ने इसे जीता था, मतलब इस पर अधिकार कर लिया था। तब हमें जाकर बाद में पता लगा कि जो है, और थोड़ा सा उस समय राजनीतिक स्थिति भी भारत की मतलब प्रेशर में रहती थी, नहीं तो सेना तो पूरा उसी टाइम पे कब्जा कर लेती। लेकिन फिलहाल छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1965 पर इस पर चीन ने, पाकिस्तान ने अधिकार किया था, लेकिन अधिकार करने के बाद ये क्षेत्र किसे दे दिया, तो चीन को दे दिया।
तो अब ये कब्जे में है किसके? चीन के। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो स्टूडेंट ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको पता है कि अब जो है जम्मू कश्मीर को दो टेरिटरी में बांट दिया गया है 1920 में, सॉरी 2020 में। तो एक आपका हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर और एक हो जाता है लद्दाख। तो आप ये ब्लैक कलर का रेखा देख सकते हैं, ये दो भाग में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बांटता है। तो अभी फिलहाल भारत के कब्जे में इतना क्षेत्र है सियाचिन को लेकर, और बाकी ये चीन के और ये पाकिस्तान के। स्टूडेंट तो आपका सही जवाब हो गया होगा। आपको पता है कि जो विधेयक संबंधित बिल आया था वह किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।